डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, है ना, उसका आपका 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का हम प्री बोर्ड का पेपर के विद सॉल्यूशन के साथ ये पेपर लाए हैं। तो इस पेपर को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पेपर में आए हुए क्वेश्चन वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो आपके इस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना वार्षिक में है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर यदि आप हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में बताए जाएंगे और उनको समझाया भी जाएगा जहाँ तक हो सकता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से समझना है और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको नोट करते चलना है। ठीक, आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से ना, ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा, है ना, आपकी वार्षिक एग्जाम के लिए और अदर एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और यदि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो देखिए, आज का पहला इसमें जो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। पहला जिसमें पूछा गया है Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe। ये जो अभिक्रिया दी गई है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये बताना है आपको कि ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, आपको इस पेपर का एकदम आदर्श, इस कंप्लीट पेपर के आदर्श आंसर्स भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, आप आदर्श आंसर शीट देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई आंसर शीट है। यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं ना, तो वार्षिक के लिए आपको ऐसे ही आंसर शीट बनाना है, आपको कोशिश बस, है ना। तो देखिए, हम क्वेश्चन सेकंड की बात कर रहे थे, तो ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो पहले में विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, कैसे विस्थापन है, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में Al लिखा है। Al ने क्या किया, Fe को उसके स्थान से हटाकर खुद उसके स्थान पर पहुंच जाता है ना। तो Al2O3 बन जाता है, जबकि Fe2O3 था पहले, है ना। तो ये क्या कर देता है, Al Fe को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, इसलिए इसका ये कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों टिन का लेप होता है, क्योंकि जो टिन धातु होती है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसलिए, है ना, यही कारण है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कहाँ होती है, इसका जो राइट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चौथा क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क के कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं। देखिए, पहला सोचने के लिए, है ना, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं या अंडाशय होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सा, परागकण, है ना, परागकण होते हैं उसमें। आगे देखिए, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र व्यवहार कहलाते हैं। जो पर्यावरणीय मित्रवत व्यवहार करते हैं वो कौन से, देखिए, है ना। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। आपको इनके आदर्श आंसर से दिखा देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप देख लीजिएगा, है ना, इन्हीं के आधार पर आप टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसके आदर्श आंसर दिखा देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, किस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है सही विकल्प, है ना, इसके पहला वाले खाली स्थान में पहला वाले विकल्प में भरना था। विस्थापन अभिक्रिया दूसरा वाले में है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। ठीक, तीसरा में माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा में उपरोक्त सभी, पांचवा में परागकण और छठवां में उपरोक्त सभी। इस प्रकार से आपको लिखने थे।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है उसमें पूछे गए हैं रिक्त स्थान, है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं। तो इनको भी आपको ध्यान से और अच्छे से लगाना है। आपको समझा देते हैं कि किसमें क्या भरना था। देखिए पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको पता ही होगा, CaCO3, है ना। नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें क्या भरना था आपको? मिश्र धातु। आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लिखे लिखा है अभी, जैसा कि आंसर शीट दिखाई हुई थी उसमें कंप्लीट दिखाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ लिख के नहीं आपको दिखा रहे हैं। ठीक, अगला देखिए, संतृप्त हाइड्रोजन, संतृप्त हाइड्रोजन नहीं है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ लिखना था, उन्होंने गलत लिख दिया है ना। तो उन लोगों की थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होना था। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या भरना था आपको? एल्केन। अगला देखिए चौथा नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जितनी भी हैं उनसे कौन से रसायन निकलते हैं? उनको बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन, है ना। लिखे लिखाए भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्या लिखना था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के समान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो कौन पुतली के साइज को, मानव का जो नेत्र होता है उसमें पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है? तो उसमें है परितारिका, है ना। अगला देखिए लास्ट वाला एक खालिस्तान है, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जैसे कि आपको पता होगा कि फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? F बराबर 2R होता है ना। तो यदि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आपकी 20 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, है ना। आपको आंसर दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला वाला जो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 हो जाएगा, है ना। ये दो या दो से अधिक समांगी, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, है ना, तो वो एल्केन हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन हार्मोन्स, ठीक। और मानव नेत्र में आप उसका हो जाएगा परितारिका, और लास्ट वाले का 10 सेंटीमीटर। देखिए आपको एक बार फिर से उन क्वेश्चनों को दिखा देते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानव नेत्र में पुतली का साइज कौन परितारिका हो जाएगा, और गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? जो F बराबर 2R होता है ना। तो ये 2 जाएगा इस साइड आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? R बराबर F बटे 2। ठीक, चलिए उल्टा होता है, R बराबर 2F होता है। 2 जाएगा इस साइड ना, 2 जाएगा इस साइड, यहाँ इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा R बटे 2। R का मान कितना है यहाँ पर? F बराबर R बटे 2 होता है। ठीक, तो R का मान है 20। ठीक, तो F का मान कितना हो जाएगा? देखिए F बराबर R का मान है 20, तो 20 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 10, मतलब 10, इसका 10 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए सत्य तीसरे में पूछे गए हैं, है ना। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है ना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको आंसर शीट दिखा देते हैं इसकी, है ना, किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन सत्य हैं और कौन से क्वेश्चन असत्य हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सत्य है, दूसरा असत्य है, फिर मतलब दूसरा बस क्वेश्चन इसका असत्य है, बाकी सब सत्य क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, ये राइट आंसर है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक एथेन है, ये गलत हो जाएगा। एथेन नहीं है इसका मुख्य घटक, है ना।
इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन या फिर मैथेन लिख सकते हैं। वृक्क की संरचना एक संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ये सही है। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये भी सही है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, सॉरी वोल्टमीटर में नहीं नापते हैं। मापने के लिए वोल्टमीटर नहीं, एम्पियर में नापते, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा आपका 5वां। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये सही है, ठीक। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं, एक ये और एक दूसरा। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, है ना, उसमें जो सत्य आपको लिखे हुए हैं उसमें आपको क्या कर लेना है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको गलत कर लेना है, असत्य, ठीक। ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता ही देते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये 6वां क्वेश्चन, सॉरी इसमें सत्य में 6वां क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो ये वाला 5वां क्वेश्चन आपको असत्य कर लेना है। जो लास्ट बचता है 6वां, उसको सत्य कर देना है। क्या कर देना है? सत्य। आगे जोड़ियों में देखते हैं, तो जोड़ियां कौन सी जोड़ी को किससे मिलाना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सही जो क्वेश्चन है, जिसके सामने जो सही था वो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको ऑक्जेलिक अम्ल से मिला देना है। सामान्य रक्तदाब 120 से 80 और 120 nm के बीच में होता है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है ना। पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, जो आपकी जोड़ियां दी गई हैं उसी में है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ऑस्टेट है ना, ये ऑस्टेट ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। फिर अनुवांशिक पदार्थ, तो अनुवांशिक पदार्थ DNA हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी जोड़ियां कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन में एक शब्द में उत्तर पूछे गए, तो उनको भी आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है ना, तो इसका नाम तो आपको पता ही होगा, विरंजक चूर्ण होता है, इसका प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य है, रुधिर प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स का कार्य पूछा है मैंने इसमें, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम क्या होता है, तो ये इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, ठीक। वंशागत लक्षण का उदाहरण लिखिए, तो वंशागत लक्षण जैसे कि त्वचा का आपका रंग, वंशानुगत मतलब जो जनक कोशिका से जो संतति कोशिका है उनमें जो गुण जाते हैं, अनुवांशिक गुण जाते हैं, वो कौन से अनुवांशिक लक्षण, तो जो हमारा त्वचा का रंग होता है वो जनक कोशिका से है ना, माता पिता का ही गुण हमें एक तरीके से मिल जाता है। और आँखों का रंग भी है, आँखों का रंग भी जैसा माता पिता का आँखों, जैसे माता पिता की आंखों का रंग होता है, वैसा ही रंग संतति मतलब संतान का भी रंग उन्हीं माता पिता के अनुसार होता है। अगर उनकी जैसी आंखें होती वैसी छोटी होती तो छोटी, मतलब जैसी होंगी माता पिता की वैसी बच्चे में आंखें हो जाती हैं। तो मतलब ये वंशागत लक्षण के कुछ उदाहरण है ना, आपको लिखे लिखाए भी दिखाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इतने क्वेश्चन हमने सही किए हैं इन 25 विकल्पों में से, 30 विकल्पों में से, सॉरी 30 विकल्पों में से हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। विद्युत परिपथ में लघु पतन या अति भारण के से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है ना, तो ये आपको पता होगा, फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं ऐसी स्थिति में। और लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र तो आपको पता ही होगा, 1/F बराबर है ना, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V है ना। U और भी आगे लिख सकते हैं, आगे पीछे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब 6वां क्वेश्चन से हम आपको आंसर अच्छे तरीके से दिखाते हैं। जैसे 6वां का पहला क्वेश्चन दिया गया है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है,
इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। देखिए कितने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। यदि आप इसको ऐसा ही सेम टू सेम लिख के आएंगे पेपर में तो बहुत अच्छे तरीके से वो नंबर दे जाएगा आपको, जो भी चेक करने वाला टीचर होगा। देखिए 6वां क्वेश्चन का आंसर, धातु के साथ अम्लीय अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। समीकरण लिख देना है आपको 2NaOH प्लस Zn, है ना। ये Zn लिखा है ना कि 2n लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो 2NaOH प्लस Zn इक्वल Na2ZnO2 प्लस H2, है ना। ये आपको समीकरण लिख देना है। जांच में क्या लिखना है? जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह के पास ले जाने पर फटफट या पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे हम उसकी जांच का पता कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? 7वां क्वेश्चन पूछा गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण लिखिए या फिर बेकिंग सोडे का सूत्र लिखिए। तो आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपके सामने देख सकते हैं और उसकी भाषा लिखी हुई है बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए 7वां क्वेश्चन का उत्तर है, जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं तथा ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, साथ ही साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है HCl प्लस NaOH इक्वल NaCl प्लस H2। इस प्रकार से यहाँ ऊष्मा और लिख देना था आपको, ऊष्मा प्लस करके, ठीक, लिखना चाहते तो ऊष्मा लिख सकते थे। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सॉरी आंसर लिखा है। क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले कि 8वां क्वेश्चन है क्या। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में उठा के। वीडियो को इतनी देर के लिए स्टॉप कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए जो आपकी नोटबुक में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको इस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि हो सकता है आपके स्कूल या आपकी कोचिंग सेंटर वहाँ पर ये क्वेश्चन ना करवाए गए हों। तो वो जो नए क्वेश्चन हैं आप अपने, ये पहली जो संरचना बनी है आपकी वो एथेनॉइक अम्ल की बनी हुई है और जो दूसरी संरचना बनी है वो ब्रोमोपेंटेन की बनी हुई है, ठीक। तो आपको इस प्रकार से बना लेने थे। आगे क्वेश्चन आपका अगला है 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन देखिएगा। साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। देखिए साबुन हाइड्रोजनीकरण को इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी लिखिए, है ना। हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या क्या है वो भी लिखना है। तो साबुन और अपमार्जक में अंतर देखिएगा कितने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है ना। आपको उसमें लिखा हुआ है 2 अंतर लिखिए, लेकिन मैंने आपकी वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। देखिए जैसा कि साबुन, तो साबुन बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, है ना। बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। इसमें निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए अंतर आप यदि इस प्रकार से लिखेंगे तो और अच्छे से नंबर मिलेंगे। देखिए पहला, यह केवल मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है। दूसरा देखिए, यह त्वचा के लिए हानिकारक है। तीसरा, यह अपमार्जक की तुलना में कपड़े कम साफ करता है। चौथा, यह निम्नीकरण पदार्थ है ना। इसमें COONA समूह होता है। लास्ट, इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। विलयन गलत लिख दिया, ला छोटा आएगा। तो इनका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। फिर आपको अपमार्जक के बारे में लिखना था। अपमार्जक किस प्रकार से? सल्फोनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण अपमार्जक कहलाते हैं। इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला, यह मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न करता है। झाग गलत लिख दिया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। यह त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। ये त्वचा के लिए कैसा नहीं है? हानिकारक नहीं है। यह साबुन की तुलना में कपड़े अधिक साफ करता है ना। यह साबुन की तुलना में कपड़े अधिक साफ करते हैं।
जैव अनिम्नीकरण पदार्थ, यह कैसा पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें SO3Na समूह होता है, ठीक। 4था क्वेश्चन देखिए, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, ठीक। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं, क्या पूछा गया देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या है 10वां क्वेश्चन में। दो पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखिए। उनके कार्य भी बताना है और उनके नाम भी लिखना है कि क्या नाम है। देखिए 10वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। तो इसमें ये क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, पादप हार्मोन, यहाँ पर पादप हार्मोन लिखा हुआ है और यहाँ पर उसके कार्य लिखे हुए हैं। ये वाले जो कार्य हैं, ये कार्य लिखे हुए हैं। देखिए पहला है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का क्या क्या कार्य है? देखिए कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, है ना, पहला काम। दूसरा काम क्या है? कोशिका विभाजन में सहयोग, है ना, कोशिका का जब विभाजन होता है तो उस समय वो सहयोग करती है ऑक्सिन। तीसरा, पौधों की गतियों पर नियंत्रण, है ना, पौधे किस प्रकार से वृद्धि या जो भी उनमें अंदर गति चलती रहती हैं उन सभी पर नियंत्रण करना किसका काम है? ऑक्सिन का काम है। जिब्रेलिन का क्या काम है? देखिए जिब्रेलिन का पहला काम है, जीवों के बीच जो बीज होते हैं, बीजों के बीज जो अंकुरण, बीजों से जो अंकुरण निकलते हैं उन पर क्या है? उनमें सहायक होते हैं। ये बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होते हैं। दूसरा, बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि में सहायता करते हैं। जो बौने पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, जो बढ़ नहीं पाते हैं, उनकी वृद्धि करने में ये सहायता करते हैं। तीसरा देखिए, पौधों की पत्तियां होती हैं उनको चौड़ी करने में सहायता करती हैं, ठीक। 11वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वीडियो काफी लंबा बन रहा है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, विखंडन और द्विविखंडन किस प्रकार भिन्न है? कायक प्रवर्धन क्या है? इसके 2 लाभ लिखिए। कायक प्रवर्धन देखिए क्या है? यह एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें पौधे की टुकड़े या भाग जैसे जड़, तना और पत्ती उपयुक्त परिस्थिति में नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। मतलब जड़ से अलग पौधा उत्पन्न हो जाएगा, तने से अलग पौधा बन जाएगा और पत्तियों से अलग पौधा बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन तीनों का, है ना, पौधे के कई भाग होते हैं, उन हर एक भाग से एक नए पौधे का जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रजनन को क्या कहेंगे? कायक प्रवर्धन कहते हैं। कायक प्रवर्धन प्राकृतिक तरीके से भी हो सकता है, मतलब कायक प्रवर्धन प्राकृत हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है। उसको मानवीय क्रियाओं द्वारा भी ये कायक प्रवर्धन करवाया जा सकता है। देखिए कायक प्रवर्धन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते। जो फलों से जो बीज उत्पन्न होते हैं, है ना, उनसे जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो एक समान नहीं होते, परंतु कायक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में पूर्ण समानता होती है। जो भी पौधा होगा कायक प्रवर्धन द्वारा, उसमें प्रत्येक, जैसे पत्ती से एक जन्म होगा, है ना, एक पत्ती से जन्म होगा, एक का तने से जन्म, एक जड़ से, तो तीनों पौधों की स्थिति बिल्कुल एक समान होगी, है ना। दूसरा देखिए, कायक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। जो कायक प्रवर्धन के द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे बीज से जो पौधा बीज से जन्म होना है जिसका, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो कायक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न होना है उसको समय कम लगता है और वो जल्दी से परिपक्व हो जाता है, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाले किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है वो समझाइए। या फिर ये क्वेश्चन दूसरा लिखा है, एक अध्ययन से पता चलता है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक या माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इस आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपके सामने देख सकते हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को यदि हम पढ़ेंगे तो वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और उनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से।
ठीक, ये प्रत्येक क्वेश्चन का देखिए, ये 12वें क्वेश्चन का आंसर है, ये 13वें क्वेश्चन का आंसर है आपके सामने, ये 14वें क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हैं। और फिर ये 15वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, यहाँ पर ये 15वें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। 16वें क्वेश्चन में आपको किसी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं खींचनी थी, जो ये चुंबक आपके सामने है ना, ये क्षेत्र रेखाएं खींची हुई हैं, आपको इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से बना देना है। ठीक, फिर 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से, 18वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है ना, किस प्रकार से दिया गया है ये लिख देना था आपको। फिर इसके बाद ये 19वें क्वेश्चन में आपको एक ये बनाना है ना, चित्र बना देना है, ये ध्यान से, है ना, इसके प्रत्येक भाग का नाम लिख के उसका चित्र बना देना है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छी भाषा लिखी है, अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए कि क्वेश्चन नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप यदि इनको पढ़ेंगे भी, केवल पढ़ लेंगे मन से और इनको अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक, 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा होगा, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हम, है ना, और इनके आंसर देख लीजिए फिलहाल में। ये देखिए, धमनी और सिराओं में 22वें क्वेश्चन में आंसर अंतर पूछा है, तो धमनी और सिराओं में आपको अंतर इस प्रकार से लिखना है। ठीक, बहुत अच्छी भाषा लिखी हुई आप देख सकते हैं पढ़ के, यह रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाती हैं। ठीक, दूसरा, इनकी भित्तियाँ मोटी लिख दिए, गलत लिख दिए थोड़ा, मोटी तथा लचीली होती हैं, इनमें बाल नहीं होते, परमुनली धमनी को छोड़कर सभी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी की आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी भी धमनी होती है उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार से ये सिराओं के बारे में लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक गुटके का, है ना, कोई जैसे कांच का कोई गुटका है, उससे अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो ये आपके सामने बना हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके पूरे 23 के 23 क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने हैं। आप एक बार क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन वैसे भी आपके पास क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही होगा, नहीं है तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 13वें क्वेश्चन ये है ना। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, जो कि समझाए, जैसे किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर है, तो वो भी आपको आंसर बताए भी हैं। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, मैक्सवेल का स्क्रू नियम, ये आपको सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है अच्छे से, है ना। किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसका बताया है। और पोषी स्तरीय जैवनिर्माणीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, जो कि वार्षिक एग्जाम में आ भी सकते हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है, स्पष्ट कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपका लगभग एग्जाम में आता ही आता है। इनके आंसर जरूर नहीं बताए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, इसका आंसर आपको बताया हुआ है मैंने। ठीक, इस क्वेश्चन में धमनी और सिराओं का क्वेश्चन का आंसर बताया है ना। वायवीय और अवायवीय श्वसन में भी आपको अंतर अच्छे से कर लेना है। 23वें क्वेश्चन में आयताकार कांच के गुटके से अपवर्तन कार्य बताया हुआ है ना, और ये भी क्वेश्चन आपको कर लेना है। लेकिन ये सभी क्वेश्चन थे जिनके आंसर हमने आपको समझाए हैं और बताए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार आपको आंसर शीट फिर से दिखा देते हैं। देखिए कि इस प्रकार से आपको इस आंसर शीट को बहुत ही अच्छे से जिस तरीके से आप अपनी आंसर शीट को डिज़ाइन करेंगे, जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपको नंबर भी मिलेंगे, है ना। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि केवल आप डिज़ाइन से लिख दें तो ही नंबर मिलेंगे, उसकी भाषा भी अच्छी लिखी होनी चाहिए। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप एक एक क्वेश्चन के आंसर यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लीजिए और उतनी देर में आप अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, है ना। वीडियो यदि स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन में जाके आप वीडियो को भी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और फिर उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।